नमस्कार दोस्तों, द रियल मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं इंद्राज रुंडला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। अलजेब्रा के अंदर हम लेक्चर नंबर 5 पे आज तो हमने कुछ डेफिनेशंस की थी, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज इस थ्योरी से रिलेटेड सभी एग्जांपल या क्वेश्चंस जो भी होंगे वो कंप्लीट कर लेंगे। आगे की नेक्स्ट क्लासेज में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे थ्योरेटिकल। तो आज के लिए जो कुछ अबेली ग्रुप के लिए एग्जांपल्स हैं वो दो एग्जांपल और देख लेते हैं क्वेश्चंस, फिर कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो एक फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सूचना है कि उनके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स जून में हो सकते हैं, तो आप स्टडी स्टार्ट कर दो। जिसने भी अभी तक नहीं की है, 60% सिलेबस रहेगा, आपको पैटर्न सभी को पता है। अगर फिर भी आपको कहीं कोई भी दिक्कत हो एग्ज़ाम से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हर आपकी प्रॉब्लम्स का, स्टडी से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको कुल मिला के करना क्या है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विशेष तौर से, और एग्ज़ाम तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उनके भी होंगे, बट अभी पहले फाइनल ईयर के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। तो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मौका है, अच्छे से फ्री बैठे हो, पढ़ाई करो अच्छे से। तो एक दो क्वेश्चंस जो हमारे रह गए थे वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर कल से कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज क्वेश्चंस है, जेपीएच बुक है अलजेब्रा की, उसमें क्वेश्चंस नंबर्स 9 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट अपनी ग्रुप से। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि S शून्य समिश्र संख्याओं का समुच्चय C0 गुणन संक्रिया के लिए एक आबेली ग्रुप है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि S शून्य यानी C0 समिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जिसमें क्या नहीं हो शून्य के अलावा समुच्चय के लिए क्या है गुणन संक्रिया एक आबेली ग्रुप है। क्या प्रूफ करना है, आबेली ग्रुप करना है किसके लिए, C0 के लिए। तो C0 किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, सबसे पहले वो लिखो। तो लिखो सॉल्यूशन, C0 किस प्रकार दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार डिनोट करते हैं, A प्लस आयोटा बी जेड इक्वल टू। ठीक है, ए और बी कहाँ से हैं, रियल नंबर्स हैं। और क्या बोल रखा है कि ये S शून्य होने चाहिए, यानी A नॉट इक्वल टू 0 एंड B नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आबेली ग्रुप के लिए हमें क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, सबसे पहले समवर्तता चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद में समवर्तता की अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी यानी द्विचर संक्रिया सेटिस्फाई हो गई, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, हमने साहचर्यता चेक करनी पड़ेगी। साहचर्यता अगर साहचर्यता की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए गुणन संक्रिया, तो फिर उसके बाद में तत्समक अवयव का अस्तित्व देखेंगे। अगर तत्समक अवयव का अस्तित्व भी हमें प्राप्त हो जाता है तो फिर हमें क्या करेंगे, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर क्या चेक करेंगे, ग्रुप, आप ग्रुप नहीं आबेली ग्रुप पूछ रहा है तो फिर क्या करेंगे, क्रम विनिमय नियम की भी पालना इसमें होनी चाहिए। अगर ये चारों पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर क्या बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, आबेली ग्रुप है गुणन संक्रिया के लिए। तो स्टार्ट करते हैं समवर्तता के लिए। ठीक है, समवर्तता के लिए यानी द्विचर संक्रिया सेटिस्फाई करनी हो तो फिर क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं उसी सेट से, उनकी दी गई संक्रिया के द्वारा उनको क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, और वो जो एलिमेंट्स आए वो किस में आ जाने चाहिए, उसी सेट में आनी चाहिए जहाँ से दो एलिमेंट लिए थे। तो चेक करते हैं, चलो करते हैं स्टार्ट। देखो आगे समवर्तता देखो क्या दे रखा है, A प्लस आयोटा बी एक एलिमेंट लिया मैंने, और C प्लस आयोटा डी कहाँ से मैं ले रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी C0 से ले रहा हूँ, जहाँ A और B नॉट इक्वल टू क्या होने चाहिए, 0 क्या होने चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशंस इनके ऑपरेशंस लगाता हूँ मैं, गुणन संक्रिया लगाता हूँ, तो जो भी संक्रिया लगाने के पश्चात मेरे पास जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होने चाहिए, C0 में होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो बोल देंगे कि समवर्तता का नियम का पालन होता है, यानी द्विचर संक्रिया सेटिस्फाई हो रही है। तो करो A प्लस आयोटा बी गुणन संक्रिया के लिए तो डॉट C प्लस आयोटा डी। तो इसे ओपन करो, A को C से मल्टीप्लाई तो क्या किया, तो क्या हुआ AC, A को आयोटा डी से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, आयोटा AD। फिर आयोटा बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C से, तो आयोटा BC हो गया। अब आयोटा पी को आयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर BD हो गया, तो प्लस आयोटा स्क्वायर BD। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1,
कैसे होती है -1? मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि -1 कैसे होती है। आइटा की वैल्यू -1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कैसे होती है मैंने प्रूफ करवा चुका हूँ पीछे के वीडियो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो आगे देखो क्या कर रहा है। आगे इसको सोल्व कर रखा है, क्या कर रखा है, जिसमें रियल पार्ट्स को अलग कर लेते हैं, AC - BD ये रियल पार्ट है, प्लस इमेजरी पार्ट को अलग कर लेते हैं, आइटा वाली इमेजरी पार्ट है, इसको अलग कर लिया। अब बताओ ये क्या हो गया, टोटल एक एलिमेंट, और ये क्या हो गया एक एलिमेंट। तो A + X प्लस आइटा Y का रूप बना या नहीं बना, बन गया। वो खास किस में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होगा, ऑब्वियसली होगा, कोई दिक्कत क्या यहाँ तक नहीं। अब ये बताओ मेरे को, जो ये एलिमेंट्स हैं ये टोटल्स, ये एलिमेंट क्या ये 0 होगा, 0 तो नहीं होगा। तो ये क्या होगा बताओ, रियल पार्ट्स को अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। अब तो AC - BD प्लस आइटा AD प्लस BC, आइटा कॉमन ले लिया यहाँ से। ये किस में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा या ना होगा, तो बिलोंग कर गया किस में, C नोट में। अबे हमें क्या प्रूफ करना है इसमें कि ये जो एलिमेंट्स है ये नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, AC - BD नॉट इक्वल टू 0 और BC + AD नॉट इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ क्या। कैसे हुआ, अब ये बताओ। मैंने तो ये बता रखा है A और B क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अब C और D भी क्या है, अगर रियल नंबर्स हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रखा है कि C नोट होना चाहिए, तो मैंने C और D को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिखा था, तो वह भी नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो एक कंडीशंस तो यहाँ से हो सकती है। मैं मान लेता हूँ कि ये 0 है, क्या कल मान लेता हूँ। हमें प्रूफ तो ये करना है कि 0 नहीं होना चाहिए, बट मैं अजम्पशन कर रहा हूँ कि ये 0 है। अगर 0 है तो देखते हैं क्या ये मैंने जो माना हूँ, मैं ये चीज़ जो मान रहा हूँ, मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, क्या ये सही है या गलत। तो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो आगे मान लिया मैंने AC - BD इक्वल टू क्या है, 0 है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। AD + BC इक्वल टू 0, ये मैंने मान लिया कि अगर मान लो ये 0 हैं, तो अगर ये 0 आ जाते हैं तो फिर क्या बोलूँगा मैं, बताओ क्या बोल सकता हूँ मैं, कि ये तो इस C नोट में ये एलिमेंट्स होंगे नहीं। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 0 हैं, और फिर मेरे को प्रूफ क्या करना है कि ये मैं बता दूंगा कि ये तो 0 है, इक्वल में 0 है नहीं, मैंने गलत मान लिया। तो करो स्टार्ट। इक्वेशन नंबर 1 से मैं A या C की वैल्यू निकाल सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं इक्वेशन 1 से C की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो C इक्वल टू क्या हो गया, BD/A हो गया। ठीक है, अब मैं इस C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ। तो AD + B, C के स्थान पे मैंने क्या कर दिया, BD/A। ठीक है, और इक्वल में क्या चल रहा है, 0। LCM ले लिया तो A² D + B² D हो गया। A² को मैंने इस 0 में बेच दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या कर लूँगा मैं, D कॉमन ले लूँगा, ले लो D कॉमन। तो D कॉमन लिया तो क्या हो गया, A² + B² इक्वल में 0। अब या तो D 0 होगा या A² + B² 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो या तो D इक्वल टू 0 होगा या A² + B² इक्वल टू 0 होगा। अब D इक्वल टू 0 ले लें तो वो तो गलत है, क्यों, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ जो A, B और C और D होंगे वो नॉट इक्वल टू 0 होंगे, बता चुका हूँ ये चीज़। और अपने पास क्या आ रही है, 0। तो हमने जो चीज़ मानी है वो गलत है यहाँ तो। या फिर कौन सा एलिमेंट 0 हो रहा है, A² + B² इक्वल टू 0। अब ये 0 कब हो सकता है, जब A इक्वल टू 0। अब ये बता रखा हूँ मैं कि A और B का स्क्वायर 0 हो तो कब हो सकता है 0, बताओ। जब दोनों 0 होंगे तभी तो 0 होगा। अगर मैं A को 0 ले लेता हूँ, A की कोई वैल्यू है, तो क्या बताओ 0 हो सकता है क्या इसका स्क्वायर, एडिशंस नहीं होगा ना। तो A और B दोनों 0 होंगे तो ही ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगी। अब A और B 0 हो सकते हैं क्या, मैं पहले ही लेके चला हूँ कि A और B 0 नहीं होंगे। तो मैंने जो माना, क्या माना था मैंने, कि AC - BD इक्वल टू 0 माना था। इक्वेशन 1 और 2 मानी थी मैंने, वो गलत मान ली। तो फिर वो क्या होंगी, नॉट इक्वल टू 0 होंगी। हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल में, इनके इक्वल में 0 नहीं आएगा। तो लिख दो AC - BD नॉट इक्वल टू 0 और AD + BC नॉट इक्वल टू 0। हमें ये तो प्रूव करना था कि ये दोनों क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं लेके चला इनको 0 और दिखा क्या दिया कि ये तो 0 नहीं है भाई, जो तुमने माना था वो तो गलत चीज़ मान ली थी तुमने, बस। तो बोल दो अतः सवर्त नियम का पालन होता है, यानी
द्विचर संक्रिया यहाँ सेटिस्फाई होगी, हुई कि नहीं हुई। हमने दो एलिमेंट लिए थे सी नोट से और उनका मैंने गुणन संक्रिया लगाई। संक्रिया लगाने के पश्चात जो एलिमेंट्स आया वो भी क्या आया, मेरे सी नोट से आया। और सी नोट किस प्रकार बता रखा है कि सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, नोट का मतलब उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने बता दिया ये एलिमेंट थे सी नोट के, ये जीरो नहीं है, तो फिर क्या हो गया, समवर्त नियम का पालन हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई भी किसी को दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आगे देखो क्या करेंगे, आगे समवर्तता कर ली, अब क्या प्रूफ करेंगे, साहचर्यता प्रूफ करेंगे। साहचर्यता देखते हैं, चलो आगे। साहचर्यता क्या बोलती है, अब बताओ। साहचर्यता गुणन संक्रिया हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं। हम जानते हैं कि समिश्र संख्याओं का गुणन साहचर्य होता है, यानी ये क्या बोल रहा है कि साहचर्यता नियम का पालन करता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कब के लिए, जब संक्रिया क्या हो, गुणन संक्रिया। तो ये चीज़ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जब हम जानते हैं। अगर किसी को लगता है कि सर ये चीज़ मैं इस प्रकार नहीं लिखूंगा, तो आप साहचर्यता नियम की कंडीशंस क्या होती है बताओ। संक्रिया लगाओ किसी पहले दो एलिमेंट्स के, अगर जो संक्रिया लगाई वो तीसरे एलिमेंट के साथ संक्रिया लगाओ, वो किस में इक्वल आनी चाहिए, यानी ए स्टार बी की संक्रिया अगर मैं सी के साथ करूं, इन दोनों से जो ए स्टार बी से जो मेरे पास एलिमेंट आया उसकी मैं सी के साथ ऑपरेशन करूं, वो किसके इक्वल में आना चाहिए, ए स्टार बी और सी, यानी बी सी का मैं अगर सोल्व करूं, बी और सी में मैं ऑपरेशंस लगाऊं तो एलिमेंट्स प्राप्त हुआ वो उसका मैं ए के साथ ऑपरेशंस लगाऊं, वो इक्वल होना चाहिए राइट हैंड पार्ट के लेफ्ट हैंड पार्ट के। तो बस ये तो साहचर्यता का नियम होता है। तो आप तीन एलिमेंट ले सकते हो, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी और ई प्लस आयोटा एफ। तीन एलिमेंट लेके आप चेक कर सकते हो गुणन संक्रिया के लिए। और डायरेक्ट लिखना चाहो तो ये अगर आपने इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि गुणन संक्रिया साहचर्य गुणन संक्रिया कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए साहचर्य नियम का पालन करती है। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसने हमने पहले प्रूफ भी कर चुके हैं, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे तत्समक अवयव। तत्समक के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलना चाहिए। तो मैं ए प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू सी नोट, यानी मैंने एक एलिमेंट लिया, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब इसको मैं किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ कि वही एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी का मतलब किसी ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो कि वह जिसे मल्टीप्लाई किया है वह संख्या दोबारा वापस वही आ जाए। तो ए प्लस आयोटा बी को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ए प्लस आयोटा बी आ जाए। तो बताओ ई फिर क्या हो जाएगा, वहाँ आइडेंटिटी हो जाएगा। अगर मैं ई के स्थान पे मैं 1 ले लेता हूँ, तो अगर मैं 1 को ए प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ए प्लस आयोटा बी। या फिर मैं 1 को ए प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी क्या आएगा, ए प्लस आयोटा बी। तो एक 1 क्या हो जाएगा, फिर आइडेंटिटी हो जाएगा। और क्या 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, बताओ। अब आप जानते हो 1 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कैसे होता है आगे बताता हूँ आपको। यहाँ तक नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ के साथ नोट तैयार करते रहना। ये चीज़ें मैं आपको हर बार बोलता हूँ वीडियो में कि नोट्स तैयार करते रहना। इसके लिए आपको जब एग्ज़ाम में आप तैयारी करोगे तो आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास मैटर एक जगह फिक्स रहेगा, तो अच्छे से आप उस चीज़ को पढ़ पाओगे। तो यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। तो आगे देखो, तो तत्समक अवयव क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, अरे मैं 1 को 1 प्लस 0 आइटा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। 1 क्या हो गया, रियल पार्ट, और 0 क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ नहीं, 1 प्लस 0 आइटा। और वो क्या है, सी नोट में है या नहीं है ऑब्वियसली है। तो तत्समक अवयव का अस्तित्व हो गया। अब क्या चेक करेंगे, प्रतिलोम। तो प्रतिलोम के लिए हेडिंग डालो प्रतिलोम, और देखो आगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। मैंने एलिमेंट्स ले लिया, अगर इसको मैं इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। अब बताओ, अब मेरे को इसका इन्वर्स क्या है वो मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ ए प्लस आयोटा बी कोई एलिमेंट है सी नोट में, उसका इन्वर्स को मैं इस प्रकार लिखता हूँ ए प्लस आयोटा बी का इन्वर्स, ठीक है। और मैं अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर वो क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक।
या फिर मैं इन्वर्स को उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ तो भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। अब ये a प्लस आयोटा बी का इन्वर्स क्या है, इसकी वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। a प्लस आयोटा बी का इन्वर्स इक्वल में मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, 1/a प्लस आयोटा बी। इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, 1/a प्लस आयोटा बी लिख सकता हूँ। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा बी। तो a माइनस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ कोई फर्क पड़ा गया, नहीं। तो आगे इसको सोल्व करो, देखें a माइनस आयोटा बी अपॉन ये क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस आयोटा बी का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो b स्क्वायर आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत क्या। तो a प्लस आयोटा बी की हमें वैल्यू मिल गई। a इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अगर इनमें कंपेरिजन करें, तुलना करें, तो क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट तो हो गया माइनस का b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रियल पार्ट क्या हो गया, ये a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और वो किस में है, सी नोट में है या नहीं है, ठीक है। अगर सी नोट में हमें एलिमेंट्स मिल गया, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो गया, तो फिर क्या बोल सकते हैं कि यहाँ प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। तो लिख दो आगे, प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। कुछ ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, जो मैंने आपको इतने एग्जांपल्स क्वेश्चंस क्यों करवाए हैं, क्योंकि आपकी हैबिट हो जाए, एक प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैंने आपको इतने क्वेश्चंस करवाए। वरना कहीं पर भी आपको कहीं पर भी इतने क्वेश्चंस नहीं सोल्व करवाए जाएंगे। ये केवल मैटर आपको यहीं मिलेगा, तो आप एक फिक्स कर लो कि हमें यहाँ पढ़ना है, तो बस, और आगे पीछे कहीं देखने की जरूरत है। आपको कंप्लीट मैटर यहाँ करवाया जाएगा, बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आगे देखते हैं, आगे कौन सा पॉइंट बच गया। अब क्या प्रूव करना है हमें, क्रम विनिमय नियम का पालना होनी चाहिए, यानी क्रम विनिमयता देखनी है। अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आबेली ग्रुप के लिए तो क्या करनी होती है, 5वीं कंडीशन होती है क्रम विनिमय। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्रम विनिमयता के लिए। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले प्रूव कर चुके हैं कि क्या होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्रम विनिमय गुणन संक्रिया क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप लिखना नहीं चाहो तो a स्टार बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, b स्टार a आना चाहिए। आप प्रूव कर सकते हो 2 एलिमेंट लेके, एक एलिमेंट ले लिया a प्लस आयोटा बी, दूसरा एलिमेंट ले लिया c प्लस आयोटा डी। अगर इनके गुणन संक्रिया लगाओ आपस में, तो अगर इनके गुणन संक्रिया लगाओगे तो ये इक्वल में आएगा। इक्वल में आएगा तो आप फिर बोल सकते हो कि समिश्र संख्याओं के लिए गुणन संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। या फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो मैं आपके डायरेक्ट लिखता हूँ। चलो लिखो आगे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना। क्रम विनिमय लिखो, समिश्र संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। क्रम विनिमयता भी हमें सेटिस्फाई हो गई, तो अब क्या बोल सकते हैं इसे। अतः अशून्य समिश्र संख्याओं का समुच्चय सी नोट गुणन संक्रिया के लिए क्या है, आबेली ग्रुप है। बताओ आबेली ग्रुप हुआ है वा नहीं हुआ। अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आबेली ग्रुप हो गया। यहाँ तक किसी को भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब आगे देखो, 1-2 एग्जाम्पल या क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर आज कंप्लीट कर देंगे इनको। अब आगे थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखो आगे, तो क्वेश्चन है जेपीएच की बुक में 21 ग्रुप चैप्टर है, उसमें देख सकते हो आप। सेकंड ए एक्सरसाइज है, सिद्ध कीजिए कि सभी पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है, जेड। तो बोल रखा है जेड द्विचर संक्रिया स्टार के लिए आबेली ग्रुप है। तो हमें द्विचर संक्रिया दे रखी है और क्या बोल रखा है कि आबेली ग्रुप है, ये हमें प्रूव करना है। जहां इस ऑपरेशंस को किस प्रकार डिफाइन कर रखा है वो देखो, a स्टार बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस 1। इस प्रकार इस ऑपरेशंस को डिफाइन कर रखा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए। तो स्टार्ट करो संवर्तता। अब संवर्तता के लिए तो क्या करना, कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस में दे रखा है कि द्विचर संक्रिया है ये, तो लिख दो। दिया गया है पूर्णांक समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय जेड पर परिभाषित संक्रिया एक द्विचर संक्रिया है, अतः जेड समवर्त नियम का पालन करता है। ठीक है,
तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई इक्वेशन में दे रखा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, साचर्यता प्रूफ करनी है। उसके बाद में हमें तत्समक अवयव का अस्तित्व दिखाना है। उसके बाद में हमें प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व दिखाना है। और फिर लास्ट में क्या दिखाना है, आबेली के लिए क्रमविनिमय नियम की पालना भी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं साचर्यता। देखो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स तैयार करते रहना साथ के साथ। आगे देखो साचर्यता में मैं 3 एलिमेंट लूंगा, ए बी और सी। कहाँ से लूंगा, पूर्णांकों के समुच्चय जेड से, दो बिलोंग्स टू जेड। तो ए स्टार बी किसके साथ स्टार करूँ, सी के साथ, वो किसके इक्वल आना चाहिए। बी स्टार सी को मैं अगर ए के साथ स्टार करूँ तो वो इक्वल आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं बोल सकता हूँ कि साचर्य नियम की पालना होती है। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ LHS पार्ट, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी को मैं ओपन कर रहा हूँ। ऑपरेशंस क्या, डेफिनेशंस क्या बोल रही है स्टार की, कि a + b + 1 होता है और स्टार मैंने सी लिख दिया। यानी इस इंटरवल को मैंने, इस इंटरवल में जो ऑपरेशंस था मैंने उसको ओपन कर दिया, यानी डिफाइन कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, एक एलिमेंट टोटल इसको एक एलिमेंट मानना है और सी एक एलिमेंट मानना है। अगर इन दोनों के बीच में स्टार संक्रिया दे रखी है उसको किस प्रकार डिफाइन कर रखा है बताओ, a + b + 1। तो a क्या है 1, a + b + 1, प्लस क्या है b के स्थान पे c और +1। बताओ यहाँ तक कोई, ये चीज़ मैंने जो डेफिनेशन दे रखी है a स्टार b की, वहाँ से ये चीज़ मैंने लिखी है। ठीक है, अब इसे लिख दो आप, a + b + c प्लस क्या हो गया 2 हो गया। तो लिखो, उसे इक्वेशन नंबर दे दो। तो मैंने लिख दिया a + b + c + 2 = 2, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार मैं RHS पार्ट लेता हूँ, a स्टार b स्टार c। तो अब मैं किसको सॉल्व करूँगा, पहले b स्टार c को। तो b स्टार c के लिए मैं डेफिनेशन दे रखी है स्टार की, तो b + c + 1। अगर मैं इसको a के साथ ओपन करूँ तो a + b + c + 1 और डेफिनेशन में +1 भी है तो वो +1 यहाँ आ गया। अब बताओ मैं इसे a + b + c + 2 लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ। अब इक्वेशन 1 और 2 देखो, ये दोनों बराबर हैं। अरे RHS पार्ट बराबर है दोनों इक्वेशंस के, तो फिर लेफ्ट हैंड पार्ट भी इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकता हूँ मैं, a स्टार b स्टार c किसके इक्वल हो गया, a स्टार b स्टार c के। ये तो मैं प्रूफ करना था। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या बोल देंगे, साचर्य नियम का पालन होता है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत क्या, तो लिख दो आगे आता है साचर्य नियम का पालन होता है, लिख दिया। अब क्या करना है, तत्समक अवयव का अस्तित्व दिखाना, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलना चाहिए एक इस ऑपरेशंस में। तो देखो तत्समक अवयव का अस्तित्व है, अगर मैं एक को किसके साथ, एक आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर मैं ऑपरेशंस लगाऊं तो वो क्या एलिमेंट आना चाहिए जिसके साथ मैंने ऑपरेशंस लगाए, नहीं ए ही आना चाहिए। कब आ सकता है, जब क्या हो, ई क्या हो, आइडेंटिटी हो। तो अब ई क्या होना चाहिए वो चेक करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ए स्टार ई में स्टार ऑपरेशंस मेरे को किस प्रकार डिफाइन कर रखा है उसको मैं ओपन करता हूँ। तो a + e यानी a + b को किस प्रकार लिख रहा है, a + b + 1। तो a + e + 1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत क्या, किसके इक्वल में है, 1 के इक्वल में लेके चल रहा हूँ मैं। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, e की वैल्यू। तो a को मैं क्या कर देता हूँ, इक्वल में ले आता हूँ। तो a - a क्या हो गया 0। तो e के स्थान पे क्या आ गया, -1 आया कि नहीं आया। तो e की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिला -1। क्या -1 पूर्णांक का एलिमेंट है, ऑब्वियसली है। तो मैं क्या बोल दूंगा, -1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, जेड में बिलोंग कर रहा है। तो तत्समक अवयव का अस्तित्व है। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को। अरे ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, जो डेफिनेशन बोल रखी है ए स्टार बी की वो मैंने डेफिनेशंस लगाई स्टार की। क्या बोल रखा है, ए स्टार बी को क्या बोला, a + b + 1। तो मैंने लिख दिया a + e + 1 और जो इक्वल में चल रहा है a। अब यहाँ से मेरे को e की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप e की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, ये तो छोटी सी बात है। अब क्या चेक करेंगे, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व देखेंगे यहाँ। अब प्रतिलोम अवयव के लिए क्या देखेंगे, देखो आगे। तो लिखो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अब एक को मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। और अभी आइडेंटिटी क्या निकाला था मैंने, -1। तो -1 आना चाहिए। अब ए इनवर्स को और ए को मैं स्टार परिभाषित कर रखा है, यानी संक्रिया स्टार को किस प्रकार डिफाइन कर रखा है उसे ओपन करते हैं। तो a + a इनवर्स +1 इक्वल में क्या आना चाहिए, -1। ठीक है,
तो प्रतिलोम अवयव फाइंड करते हैं यहाँ से। तो बताओ क्या हो गया, इस ए को मैं इस 1 को इस साइड में भेजा तो माइनस का 1 तो क्या हो गया माइनस के 2, और इस 1 को इस साइड में भेजा तो क्या हो गया माइनस का ए। तो ए इनवर्स इक्वल में क्या हो गया माइनस का 2 माइनस का ए। क्या ये भी जेड में होगा क्या? अरे ओबियसली होगा, क्योंकि ए तो किसका एलिमेंट है, जेड का है ही है, और -2 किसका एलिमेंट है, जेड का। तो दो पूर्णांकों का डिफरेंस भी क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या ही होती है। तो क्या बोल देंगे, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आगे का 5वां पार्ट हमारा क्या प्रूव करना है, क्रम विनिमय नियम की इसमें पालना होनी चाहिए। अब क्रम विनिमयता के लिए देखेंगे कि ए स्टार बी इक्वल में क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए, और ए और बी कहाँ से होने चाहिए, जेड से होने चाहिए। तो करते हैं आगे स्टार्ट। देखो क्रम विनिमय नियम के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इक्वल में क्या होना चाहिए, बी स्टार ए। ठीक है, तो मैं LHS पार्ट लेता हूँ, ए स्टार बी। अगर स्टार डेफिनेशन मेरे को किस प्रकार दे रखी है उसे ओपन करता हूँ, डिफाइन लगाता हूँ डेफिनेशंस को। तो a + b + 1 इस प्रकार मेरे को डिफाइन कर रखा है। तो मैं a + b को मैं b + a लिख सकता हूँ क्या, ओबियसली लिख सकते हो। अरे 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो मैं b + a कर दिया +1, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, b स्टार a बोल सकता है या नहीं बोल सकता, क्योंकि डेफिनेशन मेरे को इस प्रकार दे रखी है। ए स्टार बी को मैं a + b + 1 लिख सकता हूँ, तो इसको मैं b स्टार a लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकते हो। तो ये तो प्रूफ करना था, ए स्टार बी इक्वल में क्या आना चाहिए, b स्टार a आना चाहिए। तो फिर क्या बोल सकते हैं, क्रम विनिमय में का पालन हो रहा है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे कुछ भी नहीं किया इसमें, तो मैंने जो दे रखा था, मैंने स्टार की डेफिनेशंस को ओपन की, ओपन करने के बाद में मैंने एलिमेंट को अरेंजमेंट किया, बी को मैंने पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया। क्यों? क्योंकि एडिशंस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, a + b करो या b + a करो पूर्णांकों के लिए, ये आपको पता है ये चीज़। तो मेरे में क्या बोल सकता हूँ, क्रम विनिमय नियम का पालन हो गया। तो फिर क्या हो गया, पूर्णांकों को समुच्चय जेड द्विचर संक्रिया स्टार के लिए क्या हो गया, आवेली ग्रुप हो गया। तो इसे लैंग्वेज में लिख दो, कहाँ दिक्कत है बताओ। हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए। इतना इजी वे में कैसे हो रहा है आपको भी पता होगा कि हमने कितनी प्रैक्टिस कर ली, कितने क्वेश्चंस कर लिए आवेली ग्रुप पे, ग्रुप के कितने क्वेश्चंस कर लिए, कितने एग्जाम्पल कर लिए। तो यही हमारा मोटिव है कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, तो उससे क्या होगी, हमारी हैबिट होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आगे देखो, तो लिख दो, अतः पूर्णांकों का समुच्चय जेड द्विचर संक्रिया स्टार के लिए एक आवेली ग्रुप है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत क्या? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें थे आवेली ग्रुप प्रूफ करना, आवेली ग्रुप नहीं है वो हमने प्रूफ कर दिया, ग्रुप है हमने वो प्रूफ कर दिया। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 20 है, JPH की बुक है। क्या है क्वेश्चंस, सिद्ध कीजिए पूर्णांकों का समुच्चय I द्विचर संक्रिया कोई संक्रिया दे रखी है के लिए ग्रुप नहीं है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ग्रुप नहीं है। तो ग्रुप होने के लिए क्या होता है, 4 कंडीशंस होती है। उन चारों कंडीशनों में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो क्या बोल देंगे कि ये ग्रुप नहीं है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। प्रैक्टिस आप जितनी अच्छी करोगे तो आपको सभी क्वेश्चन ईजी लगेंगे। तो देखो अब इस संक्रिया को क्या बोल रखा है, किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, ए संक्रिया बी को a - b, यानी क्या कर रखा है, दोनों एलिमेंटों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, ए और बी कहाँ से हैं, पूर्णांकों से, इंटीजर से। आई से बोल दो पूर्णांक संख्याओं को या जेड से बोल दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब एक चीज मेरे को बताओ, इसमें द्विचर संक्रिया तो दे रखी है, तो हमें समवर्तता तो प्रूफ ही नहीं करनी, डायरेक्ट बोल देंगे कि समवर्त तो है, यानी द्विचर संक्रिया सेटिस्फाई हो रही है। हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, साचर्यता देखनी पड़ेगी। अगर साचर्यता की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा काम कंप्लीट यहीं हो जाएगा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, बोल देंगे कि ये ग्रुप है ही नहीं। अगर साचर्य सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर हम देखेंगे तत्समक अवयव का अस्तित्व है। अगर वहाँ हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो आगे हमें प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व चेक करना पड़ेगा। अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम बोल देंगे कि ये ग्रुप नहीं है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल जाता है तो फिर 100% है, हमें प्रूफ करना है कि ये ग्रुप नहीं है, तो उसमें प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट।
लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस लिखो। समवर्तता यानी द्विचर संक्रिया, तो दिया गया पूर्णांकों का समुच्चय I पर परिभाषित संक्रिया एक द्विचर संक्रिया है, अतः पूर्णांकों का समुच्चय यानी I संवर्त नियम का पालन करता है। ये तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, कहाँ से लिखा मैंने, क्वेश्चंस में दे रखा है कि द्विचर संक्रिया है, तो मैंने यहाँ से लिख दिया कि ये तो क्या है, संवर्तन नियम का पालन करता है। अब हमें चेक क्या करना है, साहचर्यता। साहचर्यता के लिए देखो, साहचर्यता के लिए देखो, 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट ले लिए मैंने, A B C, कहाँ से लिए मैंने, इंटीजर से। अब इसके अंदर क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, A संक्रिया B, अगर इन दोनों के साथ में संक्रिया लगाऊं और संक्रिया लगाने के पश्चात जो मेरे पास एलिमेंट आए उसकी मैं C के साथ संक्रिया लगाऊं, वो किसके साथ इक्वल होनी चाहिए, B और C के साथ में संक्रिया लगाऊं, जो एलिमेंट आए उसकी मैं एक के साथ संक्रिया करूं, वो आपस में बराबर हो जाएं, तो क्या बोल सकता हूँ, साहचर्यता का नियम पालन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले LHS पार्ट लेते हैं, A स्टार B संक्रिया C, तो सबसे पहले A और B के साथ संक्रिया लगाते हैं, और ये A और B के साथ किस प्रकार डिफाइन करेंगे संक्रिया, A माइनस B और संक्रिया C, ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने। अब जो ये एलिमेंट आए, एक एलिमेंट मानूंगा मैं इसको, किसके साथ संक्रिया करनी है, C के साथ संक्रिया करनी है, तो बताओ किस संक्रिया को किस प्रकार डिफाइन कर रहा है, माइनस चिन्ह लगाना है, तो A टोटल A हो गया, ये B हो गया, तो A माइनस B, तो A माइनस B माइनस C, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। RHS पार्ट लिया मैंने, A संक्रिया B संक्रिया C, तो अब मैं सबसे पहले B संक्रिया C को सोल्व करूंगा, फिर A के साथ उसकी संक्रिया लगाऊंगा, तो A और B माइनस C हो जाएगा अगर डेफिनेशन से, तो A संक्रिया B माइनस C, यहाँ मैंने डेफिनेशंस लगा दी, B और C के साथ संक्रिया दे रही कि वो किस प्रकार है, B माइनस C। अब एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट A, ठीक है, तो क्या होता है A माइनस B, तो यहाँ क्या होगा A माइनस B, B क्या है B माइनस C, तो माइनस का B और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस C। नंबर्स 1 और 2 क्या इक्वल में है, क्या नहीं है। अगर इक्वेशन नंबर 1 के LHS पार्ट इक्वल नहीं है तो RHS पार्ट इक्वल होंगे क्या, कभी नहीं होंगे, तो फिर क्या बोल देंगे, साहचर्य नियम का पालन ही नहीं हो रहा है यहाँ तो लिख दो आगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से लिख दो, A संक्रिया B संक्रिया C किसके इक्वल में नहीं है, A संक्रिया B संक्रिया C के इक्वल में नहीं है, तो फिर क्या बोल देंगे, साहचर्य नियम का पालन ही नहीं कर रहा। तो अतः पूर्णांकों का समुच्चय I संक्रिया O के लिए साहचर्यता नियम का पालन नहीं करता, अतः पूर्णांकों का समुच्चय संक्रिया O के लिए एक ग्रुप नहीं है। बताओ, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को इस एग्जाम्पल में दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं, तो ये एग्जाम्पल तो आपके लिए बहुत इजी लगा होगा। ये इजी क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस इतनी कर ली कि हमें ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस तो देखते ही समझ में आ जाएंगे कि ये ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी साहचर्यता का नियम इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो लिख देंगे कि ये ग्रुप नहीं है। बताओ, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है क्या। तो हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, कितने क्वेश्चंस कर लिए, 3 क्वेश्चंस और कर लिए हमने। अरे इतने कम टाइम में आपके लिए मैं इस प्रकार स्टडी मटेरियल लेके आ रहा हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको प्रोवाइड किया जाए। आपके साथ कोई ऐसा नहीं कि सर एक क्वेश्चंस करवा दिए 1 घंटे के अंदर, आपका टाइम भी ख़राब हो रहा है और आप वहाँ से कुछ सीख भी नहीं पा रहे हो। मैं 1 घंटे के अंदर आपको इतना कुछ सिखा दूंगा कि आप अदर क्लासेज जहाँ भी कहीं भी ले वो आप वहाँ आपको 3 दिन में आप वहाँ तक नहीं सीख पाओगे, यहाँ की 1 घंटे की क्लास में आप इतना सीख जाओगे। क्यों, क्योंकि मैं एक क्वेश्चंस नहीं, जो क्वेश्चंस क्या बोलना चाहता है, लैंग्वेज क्या कह रही है, वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, हमें क्या प्रूव करना है। और प्रूव करने में तो आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई। तो एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना कंप्लीट, हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लासेस करेंगे, तो उसमें हम क्या देखेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे, थ्योरेटिकल टॉपिक है वो देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस होंगी उनको हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स हम करेंगे। तो इस प्रकार हम यूनिट फर्स्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपको दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे,
अलजेब्रा की फर्स्ट यूनिट से आपको दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी आपका 3 क्वेश्चन करने होंगे आपको यहाँ से। फर्स्ट यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। 66% सिलेबस तो फर्स्ट यूनिट से हो जाएगा, यानी 66 नंबर तो आपके फर्स्ट यूनिट से आ जाएंगे। तो इस यूनिट को आप अच्छे से कवर कर लो। यही यूनिट आगे सेकेंड यूनिट में इनके कुछ डेफिनेशंस काम में आएंगी, तो वहाँ आपको इसको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बोलोगे सर सेकेंड यूनिट थोड़ी छोटी है, तो वहाँ तो क्वेश्चन एक ही मिलेगा ना। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट थोड़ी लेंथी है, बट यहाँ से क्वेश्चंस दोनों मिल रहे हैं और रिलेटेड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ईजी है फर्स्ट यूनिट। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है 23, जेपीएच की बुक है अलजेब्रा में। तो स्टार्ट करो। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? क्वेश्चंस बोल रहा है एक जी है सेट -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जी को किस प्रकार डिफाइन कर रखा है इसने कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जी है, उसमें -1 नहीं होना चाहिए। तो हमें प्रूफ क्या करना है? जी को संक्रिया ओ के साथ एक ग्रुप है जहां ओ को निम्न प्रकार से डिफाइन कर रखा है, यानी ये संक्रिया है, उसको किस प्रकार डिफाइन कर रखा है? देखो ए संक्रिया बी को a + b + ab इस प्रकार इसको डिफाइन कर रखा है। ए और बी ये एलिमेंट कहाँ से आएंगे? जी से आएंगे। अब जी में कौन सा एलिमेंट नहीं होगा? रियल नंबर से -1 नहीं होगा, और बाकी सारे रियल नंबर्स इस जी में होंगे। तो सबसे पहले हमें ग्रुप दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? अरे ग्रुप दिखाने के लिए तो हमें 4 ही कंडीशंस दिखानी पड़ेगी। सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समवर्तता यानी द्वितीय संक्रिया दिखानी पड़ेगी। उसके बाद में हमें साचर्यता दिखानी पड़ेगी। उसके बाद में हमें तत्समक अवयव का अस्तित्व दिखाना पड़ेगा, और साथ ही साथ में हमें प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व दिखाना पड़ेगा। यहाँ हमें क्रम विनिमय नियम का पालना की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें पूछ क्या रहा है? ग्रुप ही सिद्ध करना है। अगर आबेली ग्रुप पूछता तो हमें 5वीं कंडीशन में हमें सेटिस्फाई करवानी पड़ती। हमें ग्रुप तक पहुंच रहा है तो हम 4 कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करेंगे। अगर यही क्वेश्चन बोल दे कि यह आबेली ग्रुप है तो हमें 5वीं कंडीशन और ऐड कर देंगे। तो एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन हो गए। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ? तो सॉल्यूशंस करो इसका स्टार्ट। देखो जी को किस प्रकार डिफाइन कर रखा है इसने? जी = रियल नंबर में से क्या माइनस कर रखा है इसने? -1, यानी -1 के अतिरिक्त। तो क्या बोल सकते हैं इसे किस प्रकार लिखेंगे मैथमेटिकल में? रियल नंबर -1, ठीक है। और संक्रिया को किस प्रकार डिफाइन कर रखा है वो भी लिख दो साथ के साथ। ए संक्रिया बी को a + b + ab, और a और b कहाँ से है? जी से। तो फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू जी। अब सबसे पहले समवर्तता लिखो आगे। समवर्तता के लिए मैंने 2 एलिमेंट लिए। कहाँ से लिए? जी से। इनके साथ मैं ऑपरेशंस लगाऊं। ऑपरेशन लगाने के पश्चात जो मेरे पास एलिमेंट आएगा वो भी जी में आना चाहिए। तो फिर मैं क्या बोल दूंगा कि समवर्तता यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना। अब ए और बी क्या नहीं होने चाहिए? -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बोल रखा है कि जी को इस प्रकार डिफाइन ही कर रखा है कि रियल नंबर्स में सभी एलिमेंट्स आएंगे बट -1 नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार इसको डिफाइन भी कर रखा है। आप देख सकते हो r -1 यानी इसमें -1 नहीं है। रियल नंबर से मैंने क्या घटा दिया? -1 को घटा दिया, ठीक है। तो करो स्टार्ट। ए संक्रिया बी, अब इसे किस प्रकार डिफाइन कर रखा है? ऊपर देखो ए संक्रिया बी को किस प्रकार डिफाइन कर? a + b + ab। तो इसे मैं लिख दूंगा a + b + ab। क्या ये जी में है क्या? अरे है जी में। कैसे पता लगा सर? रियल नंबर्स का एडिशंस रियल नंबर में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बट कोई बोल दे सर कि ये तो कैसे पता लगा आया नहीं आया। मैं मान लेता हूँ ये जी में नहीं बिलोंग कर रहा, ऐसे भी तो मैं बता सकता हूँ। अगर ये जी में बिलोंग कर रहा है तो मतलब क्या है? रियल नंबर्स हैं सभी। अगर सर बोल दे कि अगर इनका एडिशन -1 आ गया तो वो भी तो रियल नंबर में होता है, बट हमें डेफिनेशन तो इस प्रकार है कि रियल नंबर में -1 नहीं होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है? -1 के इक्वल में आ गया। तो -1 के इक्वल में लेके चल रहा हूँ। आगे देखो इसको मैं क्या प्रूव करता हूँ फिर। देखो यदि a + b + ab = -1 आ रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, तो a + b + ab अगर मैं 1 को इस साइड में ले आऊँ तो क्या हो गया? +1 इक्वल में क्या हो गया? 0। अब मैं यहाँ से a कॉमन ले रहा हूँ तो a 1 प्लस क्या हो गया? b। और यहाँ से मैं अगर क्या लिख सकता हूँ? +b। 1 को अगर मैं यानी क्या बना रहा हूँ? मैं इसके फैक्टर बना रहा हूँ 1 + b के रूप में, ठीक है। यहाँ से a और
कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 1 प्लस बी, और फिर क्या बच गया 1 प्लस बी बच गया। तो मैं 1 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस बी इक्वल में क्या हो गया 0। तो एक फैक्टर तो हो गया 1 प्लस बी और एक हो गया 1 प्लस ए। ठीक है, तो क्या हो गया 1 प्लस ए और 1 प्लस बी इक्वल में 0। अब यहाँ से क्या बता सकता हूँ मैं, ए इक्वल टू या तो -1 होगा और या फिर बी इक्वल टू -1 होगा। अरे मैं अभी तो लेके चला था क्या कि ए और बी क्या नहीं होने चाहिए, -1 नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर्स में। अब आ क्या रहा है -1 आ रहा है, तो फिर मैंने क्या गलती कर दी, जो मैंने माना कि a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल में -1 माना वो मैंने गलत मान लिया इसका मतलब। तो मेरा जो मैंने अजम्पशन किया था वो रॉन्ग हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ जो मैंने माना था वो क्या है गलत है, तो जो कि गलत है। अतः फिर क्या होगा a प्लस बी ए बी नॉट इक्वल टू 1 होगा, -1 होगा सॉरी। तो अगर -1 के इक्वल में नहीं है तो फिर क्या हो गया, ये जी में बिलोंग कर गया। ये तो हमें प्रूव करना था कि ये जी में आने चाहिए। तो ए और बी कहाँ से है, जी से। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, a प्लस बी प्लस ए बी को मैं जी में दिखाना है मेरे को। मैं मान के चलता हूँ कि ये -1 के इक्वल में है, तो -1 जी में नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एलिमेंट जी में नहीं है, ऐसे मैं मान के चला। और फिर लास्ट में मेरे पास क्या आया कि जो तुमने माना वो गलत मान लिया। क्या माना था मैंने, -1 इक्वल में माना था, वो मैंने गलत मान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो आपने माना था वो गलत मान चुके, तो फिर क्या हो गया, वो जी में बिलोंग कर गया। अरे आपने ऐसे माना था कि ये जी में नहीं है, तो जी में नहीं है ऐसे मैं मान के चला। अगर वो भी गलत आ जाता है मेरे पास कि आपने गलत मान लिया वो जी में नहीं है, तो फिर क्या हो गया, वो जी में होंगे। ये तो मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। अब हम चेक करेंगे साचर्यता। ठीक है, अब साचर्यता के लिए मैं 3 एलिमेंट लूँगा, उनका अलग अलग के साथ में ऑपरेशंस लगाऊंगा। अगर वो कंडीशन इक्वल में आ जाएंगी तो सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी पहले 2 एलिमेंट के साथ ऑपरेशंस लगाऊंगा, जो एलिमेंट आएगा मैं उसके तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाने के पश्चात किसके इक्वल में आने चाहिए, वो लास्ट के 2 एलिमेंट यानी बी और सी के साथ में ऑपरेशंस लगाऊं। जो एलिमेंट्स आया उसके मैं एक के साथ संकीर्ण लगाऊं तो इक्वल में आनी चाहिए। तो फिर क्या बोल दूंगा, साचर्य नियम का पालन हो रहा है। तो लिखो साचर्यता के लिख लो ए बी सी ओ, तो कहाँ से है, जी से है। अब जी से है तो क्या होना चाहिए, ये किसके इक्वल में नहीं होने चाहिए, -1 के इक्वल में नहीं होने चाहिए तीनों एलिमेंट। तो यहाँ से क्या साचर्यता के लिए क्या होती है, ए संक्रिया बी, इन दोनों की संक्रिया लगाने के पश्चात जो एलिमेंट आएगा उसके सी के साथ संक्रिया करो, किसके इक्वल में आनी चाहिए, इन दोनों की संक्रिया अंतिम पद के साथ संक्रिया लगाने के पश्चात जो एलिमेंट आए उसके फर्स्ट पद के साथ संक्रिया लगाऊं वो इक्वल में आ जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो क्या बोल दूंगा, साचर्य नियम का पालन हो रहा है। अगर बराबर में नहीं है तो बोल दूंगा कि साचर्य नियम का पालन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं एलएचएस पार्ट लेके चलता हूँ। ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो सबसे पहले मैं ए और बी में संक्रिया लगाता हूँ, तो क्या होगी, ए प्लस बी प्लस ए बी और संक्रिया सी। अब ये टोटल एक एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंटों के बीच में संक्रिया लग रही है। तो संक्रिया को किस प्रकार डिफाइन कर रखा है वो देखो, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस उन दोनों का मल्टीप्लाई। ये तो डेफिनेशन दे रखी है, नहीं दे रखी, तो इसे लिखो आगे, ए प्लस बी प्लस ए बी, ये तो एक एलिमेंट आ गया, प्लस बी के स्थान पे क्या आ गया सी, प्लस ए बी, ए के स्थान पे क्या है ए प्लस बी प्लस ए बी और बी के स्थान पे क्या है सी, तो ए मल्टीप्लाई में क्या हो गया बी। ठीक है, तो सी मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस ए बी, इसको ओपन कर दिया मैंने, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी, ए सी, बी सी और ए बी सी हो गया। ठीक है, केस नंबर 1 दे देता हूँ मैं इसको। अब इसी प्रकार मैं आरएचएस पार्ट लेता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। अगर इक्वेशन 1 के इक्वल में आ जाता तो मैं क्या बोल दूंगा, दोनों पार्ट के एलएचएस पार्ट इक्वल है, तो सॉरी आरएचएस पार्ट इक्वल है तो फिर एलएचएस पार्ट भी इक्वल होंगे। तो आगे लिखो आरएचएस पार्ट। आरएचएस पार्ट है ए स्टार, ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो बी और सी में मैं संक्रिया लगाया तो क्या हो गई, बी प्लस सी प्लस बी सी। बताओ कोई दिक्कत क्या। अब एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट है यह है, इसमें मैं संक्रिया को किस प्रकार डिफाइन करूंगा, ए प्लस बी, तो बी क्या है बी प्लस सी बी सी, प्लस ए बी, तो ए क्या है ए और बी के स्थान पे क्या है बी प्लस सी प्लस ए बी, मल्टीप्लाई में होगा। अरे यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है बच्चों, आगे देखो, इसको सॉल्व कर रखा है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी,
इसे इक्वेशन नंबर मैं 2 दे देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 इक्वल है, यानी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के RHS पार्ट इक्वल है, तो LHS पार्ट भी इक्वल होने चाहिए, तभी ये कंडीशन, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इक्वेशन 1 से मैं लिख सकता हूँ A संक्रिया B संक्रिया C किसके इक्वल होगी, A संक्रिया B संक्रिया C के, ठीक है। तो क्या हो गया, संक्रिया O G में साचरी है। अरे साचरी नियम का पालन हो गया है, कोई दिक्कत हुई क्या बच्चों? आपकी एग्ज़ाम होंगी तो आप अच्छे से तैयारी करते रहो। साथ के साथ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होंगे, तो वो ऐसे नहीं सोचे कि मैं प्रमोट हो जाएंगे। प्रमोट तो किसी हालत में कोई भी नहीं होगा, फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकेंड ईयर के हो चाहे फाइनल के, सभी के एग्ज़ाम लगेंगे इस साल, ठीक है। तो हमें अब क्या प्रूफ करना है, ये साचर्यता देख ली, अब तत्समक अवयव का अस्तित्व देखना है और एक प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व देखना है। 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आज के लिए इतना ही करेंगे फिर, ठीक है बच्चों। तो देखो तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव का अस्तित्व देखो बच्चों, तत्समक अवयव का, तो A संक्रिया E इक्वल में क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो E को क्या बोलेंगे फिर, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। अगर किसी के साथ में ऑपरेशंस कर रहा हूँ और वही एलिमेंट आ रहा है तो E को क्या बोलेंगे फिर, आइडेंटिटी। अब E क्या होना चाहिए वो देखेंगे। अब डेफिनेशंस क्या है संक्रिया की, A प्लस B प्लस AB, तो इसके मैं डेफिनेशन लगा दिया, A प्लस E प्लस AE इक्वल में क्या है A। अब E कॉमन ले रहा हूँ, A को मैंने उधर भेज दिया तो क्या हो गया 0, तो 1 प्लस A और E कॉमन है ही, इक्वल में 0। तो E इक्वल में क्या हो गया 0 हुआ कि नहीं हुआ। क्या चाहिए था, अरे हमें चाहिए क्या था, E चाहिए था, तो E क्या हो गया 0 आ गया। और 0 क्या G में है, नंबर्स में, रियल नंबर्स में 0 आता है या नहीं आता, आता है। और किस प्रकार G दे रखा है कि R माइनस 1, यानी R में क्या होना चाहिए रियल नंबर में माइनस नहीं 1, -1 के अलावा सभी एलिमेंट आएंगे। तो E इक्वल में क्या हो गया 0, जो किस में है G में है। अतः तत्समक अवयव का अस्तित्व है, बताओ। अरे तत्समक अवयव का अस्तित्व मिल गया नहीं मिल गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हमें चेक करना है। लास्ट है ये प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। ये क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे। आज हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और लगभग हमने 10 से या 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। इस एग्जाम्पल सहित 15 क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं डेफिनेशंस के आधार पे। तो आप बता सकते हो आपको इतना मैटर कहीं भी नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से इतना मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा और इतना मैटर सफिशिएंट है। 100% कंप्लीट पेपर मिल जाएगा आपको अलजेब्रा का मेरी क्लास से। आगे देखेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व चेक करेंगे। ए संक्रिया ए इनवर्स में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी अभी क्या आया था 0, ठीक है। संक्रिया के लिए आइडेंटिटी क्या आया था 0 आया था। तो ए इनवर्स क्या है, प्रतिलोम अवयव हमें फाइंड करना है। तो ए इनवर्स क्या होगा वो, तो संक्रिया क्या दे रखी है, उसको किस प्रकार डिफाइन कर रखा है उसे ओपन करो। तो ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स इक्वल में क्या आना चाहिए 0, दे रखा है 0। तो मैं इसको ओपन कर दिया तो ये मेरे पास ये स्टेप आ गई। अब मेरे को क्या फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल में क्या हो गया, माइनस का ए अपॉन 1 प्लस ए, हुआ कि नहीं हुआ। अरे मैं यहाँ से माइनस, यहाँ से मैं ए इनवर्स को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ए हो गया। इसको मैं क्या भेज दिया, नीचे भेज दिया और ये क्या हो गया था, माइनस का ए हो गया था। अब बताओ ये एलिमेंट ए इनवर्स भी क्या होना चाहिए, जी में होना चाहिए। किस में बिलोंग करना चाहिए, जी में बिलोंग करना चाहिए। अब क्या पता इसकी वैल्यू -1 आ जाए तो मैं मान के चल रहा हूँ ये -1 के इक्वल में है, यानी मेरा जम्पशन है कि ये -1 के इक्वल में है, ये मैं लेके चल रहा हूँ। अगर ये कंट्राडिक्शन आ जाए कि मेरा माना हुआ गलत है तो फिर क्या बोल सकते हैं कि ये किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि जी में -1 नहीं है। और मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि जी में नहीं है, ये मान के चल रहा हूँ कि मैं ये जी में नहीं है, यानी मैं इसका जम्पशन इस प्रकार ले रहा हूँ कि ये -1 है किसके इक्वल में, इसके इक्वल में, ए इनवर्स के इक्वल में, ठीक है। तो लिखो -1 अपॉन 1 प्लस ए इक्वल में क्या, -1। अब यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, -1 और -a लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, इसको उधर भेज दिया। अब आप बताओ मेरे को, ए को मैं इस साइड में लाया तो क्या हो गया, प्लस 0 इक्वल में क्या गया, -1। क्या कभी ये सेटिस्फाई हो सकता है क्या, 0 इक्वल में -1 हो सकता है क्या, नहीं। तो लिखो आगे 0 इक्वल -1, ऐसा कभी हो सकता है क्या 0 -1 के इक्वल में हो, नहीं हो सकता। तो जो मैंने माना था वो क्या मान लिया, मैंने गलत मान लिया, यानी मेरा जम्पशन क्या था, रॉन्ग था। तो फिर क्या हो गया,
ये जी में हो गया नहीं हुआ? अरे जी में हुआ, मैं ऐसे मान के चल रहा था ये जी में नहीं है और मैं बता रहा हूँ कि जी में नहीं है, मैंने जो माना था वो मैंने गलत मान लिया, इसका मतलब क्या हुआ? वो जी में है तो लिख दो, जो कि गलत है तो ए इनवर्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए नॉट इक्वल टू -1, -1 के इक्वल में नहीं है जो कि जी में है। अगर -1 में नहीं है तो फिर कहाँ होगा? जी में होगा, ऑब्वियसली बात है ये तो फिर क्या हो गया? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो गया। तो हम लिख सकते हैं जी एक ग्रुप है। बताओ, अरे इसमें कुछ किया क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा अजम्पशन था कि क्या पता ये -1 के इक्वल में आ जाए, जो मैंने इनवर्स निकाला वो -1 के इक्वल में आ गया, तो फिर क्या होगा? फिर तो ये गलत हो गया कि ये प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वो जो मैंने निकाला अगर वो -1 के इक्वल में आ गया तो फिर वो जी में बिलोंग नहीं करेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ, मेरा अजम्पशन यही है कि ये -1 के इक्वल में है, और फिर मेरा अजम्पशन जो मैंने माना वो गलत आ गया, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? ये फिर जी में होगा ऑब्वियस। अगर एक चीज़ बताओ मेरे को, एक एलिमेंट या तो होगा या नहीं होगा, ये कंडीशंस होगी, इसके अलावा तो तीसरी कंडीशंस यहाँ होगी नहीं। तो -1 जो मैंने माना इक्वल में वो गलत आ रहा है, तो फिर क्या हो गया? वो जी में होगा। तो फिर क्या बोल सकते हैं? जी को हम एक ग्रुप बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, इसे लिख दो। अतः जी एक ग्रुप है, तो जी एक ग्रुप है, हमने ये लिख दिया। अब हमें ये तो प्रूफ करना था, जी को क्या प्रूफ करना था? ग्रुप प्रूफ करना था। अब आबेली ग्रुप के लिए हम अगली कंडीशन 5वां क्या कर देंगे? क्रमवी निम्नता की ये कंडीशंस और सेटिस्फाई कर देंगे। अगर वहाँ सेटिस्फाई हो तो बोल देंगे आबेली ग्रुप है। तो इस क्वेश्चंस को 2 प्रकार से पूछ सकते हैं, ग्रुप के रूप में पूछ सकते हैं और आबेली ग्रुप के रूप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस में आगे की थ्योरेटिकल्स क्लासेस होंगी, उनमें डेफिनेशंस होंगी, कुछ थ्योरम्स होंगी, वो आपको मैं करवाऊंगा। तो अलजेब्रा की जिसने भी अभी तक जो भी आज नई क्लास देख रहा है, जिससे जो भी आज देख रहा है वो पहले की क्लासें देखें। प्ले लिस्ट में जाकर बीएससी फाइनल ईयर के अंदर आप देख सकते हो ये चीज़। ठीक है, इसके अलावा जिस भी स्टूडेंट्स को बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर रियल एनालिसिस पढ़ना है तो वो भी प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पश्चात वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।